हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की आज से यहां पर NCERT हिस्ट्री क्लास 10 की पाठ्यपुस्तक स्टार्ट होने वाली है। आज आपका यहां पर अध्याय पहला है। यहां पर हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग जानेंगे कि यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वास्तव में जो राष्ट्रवाद है ये होता क्या है। यानी हम लोग यहाँ पर राष्ट्रवाद जो शब्द है ये बार बार आएगा, तो आपके मन में क्लियर तो होना चाहिए कि राष्ट्रवाद वास्तव में होता क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा होती है जिसमें व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा रखता है, राष्ट्र से प्रेम करता है और राष्ट्र पर गर्व करता है। इसमें जो मूल भाव होता है, उस मूल भाव में व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र की भाषा पर, वहाँ की संस्कृति पर, अपने देश के इतिहास पर, वहाँ के भूगोल पर, इन सब पर गर्व करता है। इसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप में सबसे पहले जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। 1789 में फ्रांस की जो क्रांति है वो सबसे पहले यहाँ पर क्रांति हुई है और फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार हैं फिर पूरे यूरोप में फैलने लगे हैं। अब यूरोप के अन्य देशों के जो नागरिक हैं वो भी ये डिमांड करने लगे हैं कि अपने देश से राजशाही को हटाकर एक लोकतंत्र स्थापित किया जाए। अब देखिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी ये है कि लोगों के भीतर एक राष्ट्रवाद की भावना हो। अब दिक्कत ये है कि वहाँ पर लोग विभिन्न भाषाई समुदायों से आते हैं, विभिन्न समुदायों से बिलोंग करते हैं, उनके जो धार्मिक विश्वास है वो भी अलग अलग हैं। यानी एक देश के भीतर रहने वाले जो भी यहाँ पर नागरिक हैं उनके भी धार्मिक विश्वास, उनके कल्चर, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। तो इनको कैसे एकजुट किया जाए, तो इसके लिए इन लोगों ने राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया है ताकि वो लोग अपने किसी शासक में निष्ठा न रखकर राष्ट्र में निष्ठा रखें और एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए प्रयास करें। तो इसी वजह से यहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास किया गया है। आपके सामने यहाँ पर एक 4 चित्रों का संग्रह दिया गया है और ये संग्रह जो है 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार हैं फ्रेडरिक सारियो, इन्होंने 4 चित्रों में सपनों का एक संसार रचा है जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक का मतलब लोकतांत्रिक, यानी यहाँ पर लोगों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जाए, यहाँ पर लोग शामिल हों। सामाजिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, बल्कि समाज में जितने भी नागरिक हैं उन सबके पास बराबरी के अधिकार हों, उनके साथ समानता का व्यवहार हो। तो सामाजिक व्यवस्था हो, इसमें जो भी संस्थान हो वहाँ पर लोगों के द्वारा ही सरकार चलाई जाए। गणतंत्र का मतलब ये है कि लोग यहाँ पर चुनी हुई निर्वाचित सरकार का गठन करें और निर्वाचित सरकार जो है उनके अनुरूप देश का शासन चलाए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो फ्रांसीसी कलाकार हैं फ्रेडरिक सारियो, इन्होंने इस तरह के संसार की कल्पना की है कि वास्तव में एक ऐसा संसार हो जो कि बहुत ज़्यादा आदर्श हो, यानी एक तरह का कल्पना रस है, यानी कि यूटोपिया है। यूटोपिया का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है कि एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसका वास्तव में पॉसिबल होना संभव नहीं है। तो इन्होंने इस समाज की कल्पना की है। तो यहाँ पर इन्होंने 4 चित्रों का संग्रह बनाया है। इन 4 चित्रों में ये पहला वाला जो चित्र है ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। बाद बाकी जो 3 चित्र हैं ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो केवल और केवल हम पहले वाले चित्र पर यहाँ पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग चित्र 1 देख पा रहे हैं। चित्र 1 में फ्रेडरिक सारियो ने विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न दिखाया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस चित्र में एक प्रतिमा दिखाई गई है जो कि स्त्री की प्रतिमा है, जो कि स्वतंत्रता की प्रतिमा है। इस स्त्री प्रतिमा के एक हाथ में मशाल है। मशाल जो है सामाजिक परिवर्तन का द्योतक है और दूसरे हाथ में किताब है। किताब जो है नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप लोग देख पा रहे हैं स्त्री प्रतिमा के नीचे यहाँ पर स्त्री पुरुष दिखाए गए हैं जिनके हाथ में विभिन्न देशों के झंडे हैं। यानी इस प्रतिमा का सेंस ये है कि यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जो कि इस प्रतिमा से आगे निकल गए हैं। यानी कहने का मतलब ये, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता जल्दी हासिल कर ली है, कुछ देशों ने अभी हाल में स्वतंत्रता हासिल की है और कुछ देश ऐसे हैं जो कि स्वतंत्रता की राह में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फ्रांस का जो झंडा आप लोग देख रहे हैं, फ्रांस अभी अभी इस प्रतिमा के समीप पहुंचा है। फ्रांस ने अभी अभी स्वतंत्रता हासिल की है। फिर आप लोग देख पा रहे हैं जर्मनी है, यहाँ पर जर्मनी के पीछे यहाँ पर इटली आ रहा है। ऐसे करके अन्य देशों के झंडे भी यहाँ पे पीछे चले आ रहे हैं। ऊपर की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे देवदूत दर्शाए गए हैं, देवदूत दिखाए गए हैं। तो इसमें यूरोप में स्विट्जरलैंड और अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, जो कि सबसे आगे नेतृत्व करने वाले हैं। यानी इन देशों को सबसे पहले स्वतंत्रता मिल गई थी, सबसे आगे ये लोग दिखाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं सबसे आगे ये लोग दिखाए गए हैं।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोट में बताया भी गया है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार जो थे वो स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर महिला जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस प्रतिमा के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे जमीन पर यहाँ पर जो निरंकुश संस्थान है, यानी जो राजशाहियाँ हैं, उनके ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। निरंकुश का मतलब यह कि एक ऐसा शासक या एक ऐसी व्यवस्था जो कि अपने मनमाने ढंग से शासन चलाए, उसे निरंकुश कहा जाता है, जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, कोई रोक टोक करने वाला ना हो। यानी ऐसा शासक जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना करे, जो अपने मनमर्जी से शासन चलाए, उसे निरंकुश कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो राजशाहियों के या निरंकुश संस्थानों के जो ध्वंसावशेष हैं वो प्रतिमा के सामने पड़े हुए हैं। सबसे आगे यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इसके पीछे फ्रांस है। फ्रांस अभी अभी प्रतिमा के समीप पहुंचा है, यानी कि इसने अभी अभी स्वतंत्रता हासिल की है। फ्रांस के पीछे जर्मनी आ रहा है, यानी फ्रांस के पीछे आप लोग देख पा रहे हैं जर्मनी आ रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रिया, फिर 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग चले आ रहे हैं। ऊपर की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर स्वर्ग से यहाँ पर जो फरिश्ते हैं, यानी ईसा मसीह जिसमें हैं, संत और फरिश्ते हैं, वो इस स्वतंत्रता वाली जो घटना है इस पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकारों ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक रूप में किया है। यानी चित्रकार का मानना यह है कि ऐसा ईश्वर की भी इच्छा है कि देश आज़ादी हासिल करें, देश स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ें। तो ये चित्र में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूरोप में जब फ्रांस आज़ाद हुआ है, फ्रांस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ है, तो फ्रांसीसी क्रांति के विचार बाद के अन्य देशों में फैले हैं। तो 19वीं सदी के दौरान इन देशों में भी उथल पुथल हुई है। यहाँ पर भी राष्ट्रवाद ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए हैं और इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि राष्ट्र राज्य होता क्या है। देखिए, राष्ट्र राज्य एक ऐसा राजनीतिक ढांचा होता है जिसमें एक राष्ट्र, यानी एक राष्ट्र के तहत जहाँ पर लोगों की साझा संस्कृति है, भाषा है, नस्ल है, धर्म है, इतिहास है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इनका शासन जो एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में होता है। राष्ट्र राज्य की कल्पना यूरोप में इसलिए की गई थी, जैसे अपने भारत की अगर बात करें तो भारत में हमारे राज्यों का एक संघ है, तो ऐसे करके भारत का निर्माण होता है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर छोटे छोटे स्टेट थे जो कि बाद में स्वतंत्र देश भी बन गए, तो इसलिए वहाँ पर उन्हें राष्ट्र राज्य बोला गया। देखिए, राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना भी थी। ये जो राष्ट्र राज्य बने थे उनमें, वहाँ पर राष्ट्र राज्य बने थे, न केवल उनमें शासकों का बल्कि वहाँ के जो अधिकांश नागरिक हैं इनकी एक साझा पहचान भी थी, साझा पहचान का भाव भी था और एक साझा इतिहास या विरासत की भावना भी थी। और साझेपन की जो भावना थी वो अनंत काल से नहीं थी। ऐसा नहीं था कि प्राचीन समय से चली आ रही हो, अनंत काल से नहीं थी, बल्कि हाल में ही जो परिवर्तन हुए, जो उथल पुथल हुए हैं, जो क्रांतियाँ हुई, उन क्रांतियों के बाद ये भावना जन्मी थी। ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यानी यहाँ पर ये जो भावना आप लोग देख रहे हैं, साझेपन की जो भावना देख रहे हैं, ये भावना जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है या अन्य देशों में जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ है, उससे साझेपन की भावना यहाँ पर जन्मी थी। देखिए, यहाँ पर एक दार्शनिक के विचार भी बताए गए हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक है अर्नेस्ट रेनन। इनके शब्दों में राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, ऐसा अर्नेस्ट रेनन का मानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग की गई है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार से। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया था। यहाँ पर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं समय बचाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हम अधिकांश जो विचार हैं फ्रांसीसी क्रांति के वो जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। प्रभुसत्ता का मतलब क्या है? देखिए, पहले यहाँ पर क्या था, राजतंत्र था। तो राजतंत्र में क्या थी, यहाँ पे प्रजा थी। राजा के अधीन जो लोग होंगे क्या कहलाएंगे, प्रजा कहलाएंगे। प्रजा के पास तो कोई अधिकार तो होते नहीं है भाई, राजा जो फैसला सुनाएगा भाई प्रजा को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब क्रांति हुई है तो क्रांति के बाद क्या हुआ है, यहाँ की जो प्रजा है अब नागरिकों में कन्वर्ट हो गई है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। पितृभूमि, यानी पितृभूमि का मतलब अपनी मातृभूमि के लिए पितृभूमि बोला गया। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया है, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। यानी यहाँ पर जो पितृभूमि का विचार आया है, यानी जैसे हमारे यहाँ मातृभूमि का विचार होता है, वैसे यहाँ पे पितृभूमि का विचार निकला। पितृभूमि और यहाँ की जो प्रजा है वो नागरिक में कन्वर्ट हो गई है। तो ये कुछ ऐसे विचार आए हैं
जिन्होंने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया है, यानी एक संयुक्त समुदाय होना चाहिए, एक साझा समुदाय होना चाहिए और संविधान के अंतर्गत सभी समुदाय के लोगों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अतः यहाँ पर एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया है। देखिए, तिरंगा का मतलब भारतीय तिरंगा नहीं है, तिरंगा का मतलब 3 रंगों वाला झंडा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीला, सफ़ेद और लाल, तो ये मिश्रित जो है यहाँ का झंडा है जिसको तिरंगा कहा जाता है। इसमें 3 रंग शामिल हैं और ये चुना गया है। इसने पहले के जो शासक ध्वज है, राजध्वज है, उसकी जगह ले ली है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का एक झंडा यहाँ पे चुना गया है, नई क्रांति का झंडा चुना गया है। एक तिरंगा है, तिरंगा में 3 कलर हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे नीला है, सफ़ेद और लाल। तो नीला, सफ़ेद, लाल रंग का जो झंडा है ये यहाँ की क्रांति के बाद यहाँ के स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्रांस का समाज क्रांति से पहले 3 स्टेट में डिवाइड था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग शामिल थे। सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। थर्ड स्टेट में वकील हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, काश्तकार हैं, मजदूर हैं, यानी कहने का मतलब मेहनत कश जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। यहाँ पर जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं, इनको जन्म से कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे, जैसे कि इन लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था, इन्हें टैक्स से आज़ादी थी, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं जो तीसरे वर्ग के लोग हैं, तीसरे स्टेट के लोग हैं, इनको टैक्स देना पड़ता था। फ्रांस में एक व्यवस्था बनी हुई थी कि जब भी शासक को कोई नया टैक्स लगाना होता था तो यहाँ पर एक एस्टेट जनरल की सभा बुलाई जाती थी और एस्टेट जनरल की सभा में यहाँ पर तीनों वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते थे, जिसमें कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जो तीसरा वाला स्टेट है, इन तीनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते थे। एस्टेट जनरल वाली सभा में क्या था कि यहाँ पर जो तीनों समुदायों के या तीनों स्टेट के जो लोग हैं, इनके प्रतिनिधि मिलकर एक एक वोट डालते थे। जैसे पादरी वर्ग का यहाँ पर एक वोट था, कुलीन का एक वोट था और तीसरे स्टेट का भी एक वोट था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पादरी वर्ग और कुलीन वाले जो लोग हैं, इनको तो जन्म से विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तो ये शासक के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, ये हमेशा शासक का फेवर भी करेंगे क्योंकि इन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता है और अन्य भी लाभ मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो एस्टेट जनरल वाली सभा थी, इसमें पादरी और कुलीन वर्ग जो थे वो हमेशा शासक के फेवर में रहते थे, शासक के अगेंस्ट नहीं जाते थे। जबकि जो तीसरे स्टेट वाले लोग हैं, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। इनका कहना ये है कि भाई कि हम लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, हम लोग मेहनत भी करते हैं, फिर भी हमारा प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल जीरो है, हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया है। जब यहाँ पर क्रांति हुई है तो क्रांति के बाद क्या होता है, क्रांति के बाद एस्टेट जनरल का जो चुनाव है अब सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा है और एस्टेट जनरल सभा का नाम बदलकर इसको नेशनल असेंबली कर दिया गया है। यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए हैं। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे भले ये कहा गया है कि भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे समान कानून नहीं थे। स्टार्टिंग में महिलाओं को और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मताधिकार से वंचित रखा गया था। इन लोगों को बहुत लंबे संघर्ष के बाद मताधिकार दिया गया है। यहाँ पर भी क्षेत्रीय बोलियाँ बोली जाती थीं, तो क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया है और पेरिस में फ्रेंच बोली और लिखी जाती थी। यानी पेरिस में जो फ्रेंच थी ये वहाँ की बोली थी और ये वहाँ की भाषा भी थी, लिखी भी जाती थी। बाद में जो है फ्रेंच जो है यहाँ की एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है, यानी राष्ट्र की एक साझा भाषा बन गई है। देखिए, फ्रांस में क्रांति जब हुई है तो फ्रांस के क्रांतिकारी इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं, इन्होंने एक घोषणा कर दी है कि ये जो है यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। यानी इन्होंने ऐसी घोषणा कर दी है कि हम तो आज़ाद हो ही गए हैं, हम लोग जो हैं अन्य देशों में जाकर भी वहाँ पर भी क्रांति के विचार फैलाएंगे और वहाँ के लोगों को वहाँ का जो निरंकुश शासन है उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुँची हैं तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के जो अन्य सदस्य हैं या लोग हैं, इन्होंने फ्रांस की तर्ज पर जैकोबिन क्लबों की स्थापना की है। आपको याद होगा फ्रांस में जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी, जिसका नेता बाद में रोबेस्पियर शासन में आया था, आपने पढ़ा हुआ है। आप लोगों से एक बार मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 एक बार पढ़ लीजिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल और केवल मतलब की बात बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस के उत्साहित क्रांतिकारियों ने घोषणा कर दी है कि भाई हम लोग दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जाकर भी वहाँ के लोगों को आज़ाद कराएंगे। तो यहाँ पर ऐसे करके क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत हो गई है। तो क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं जो है राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, स्टार्टिंग में तो क्रांतिकारियों का मानना यह था कि हम दुनिया के अन्य देशों को जो निरंकुश शासन है उससे मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन बाद के समय में इनके मन में भी लालच आ गया है। ये लोग भी साम्राज्यवाद की ओर मुड़ गए हैं। साम्राज्यवाद का मतलब ये है कि हम अपने क्षेत्र का और ज़्यादा विस्तार करें, उस तरफ ये मुड़ गए हैं। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत लंबे समय तक यहाँ पर लोकतंत्र नहीं रह पाया है। यहाँ पर फिर से राजतंत्र की वापसी हुई है और यहाँ पर राजतंत्र को वापस करने का काम किया है नेपोलियन बोनापार्ट ने।
तो फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने वहाँ प्रजातंत्र का मतलब लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। क्योंकि यहाँ पर जो भी क्रांति हुई थी उस क्रांति से प्रेरित होकर नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ कुछ क्रांतिकारी विचारों को शामिल किया है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसने जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर पहले जो बुर्बो राजवंश था उस समय यहाँ पर जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उसके तहत फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो नागरिक थे उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था और उनको अन्य लाभ भी मिले हुए थे। तो यहाँ पर जब नेपोलियन की संहिता आई है, इस नेपोलियन की संहिता ने जो जन पर आधारित विशेषाधिकार हैं समाप्त कर दिए हैं। इसने जो कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों, यानी फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र थे, जैसे डच गणतंत्र है, स्विट्जरलैंड है, इटली और जर्मनी, इसमें लागू कर वहाँ पर नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया है और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी की जो प्रथा है या जागीरदारी के जो शुल्क हैं इनसे मुक्ति दिलाई है। नेपोलियन संहिता ने शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया था। यानी कहने का मतलब ये है, नेपोलियन संहिता ने न केवल फ्रांस के ग्रामीण परिवेश को बल्कि यहाँ के शहरी परिवेश को भी प्रभावित किया है। शुरुआत में यहाँ की जनता को नेपोलियन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। जनता को लगता था कि नेपोलियन एक मुक्तिदाता है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया है जनता अब समझने लगी है कि नेपोलियन एक तानाशाह है जो केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता है। मगर यह शुरुआती उत्साह जो था शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। यानी यहाँ पर जो कुछ भी इसने प्रशासनिक सुधार किए थे उन प्रशासनिक सुधारों की वजह से यहाँ की जनता की स्वतंत्रताएं कम कर दी गई थी। इसके शासन में कर बढ़ गए थे, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, यह चाहता था कि पूरा यूरोप जीत ले, तो यूरोप को जीतने की इच्छा की वजह से इसने अपनी सेना का विस्तार किया था। तो इस वजह से फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती की जा रही थी। इससे भी लोग निराश थे, लोग नाराज थे। यानी यहाँ पर जितना प्रशासनिक परिवर्तनों से फायदा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा इसके द्वारा किए गए कार्यों से नुकसान हुआ। आपके सामने यहाँ पर इसका एक इमेज दिया गया है। इसमें नेपोलियन को एक डाकिया के रूप में दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं इसके बैग में से कुछ चिट्ठियाँ गिर रही हैं। इन चिट्ठियों में उन प्रदेशों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें इसने युद्ध में हारने के उपरांत गंवा दिया था। तो नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिया के रूप में दर्शाया गया है। अब है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यूरोप की जो शासन व्यवस्था है या यूरोप के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था थी उस पर नज़र डाली गई है। मध्य 18वीं सदी का यूरोप राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटा हुआ था जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। कैंटन का मतलब होता है प्रशासनिक क्षेत्र या फिर सैन्य नियंत्रण के अधीन क्षेत्र, उसको कैंटन कहा जाता है। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। देखिए, ये जो हिस्सा है ये पूर्वी यूरोप वाला हिस्सा है और ये मध्य यूरोप वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे जो खुद को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये कि यहाँ पर विभिन्न भाषाई समूहों के, विभिन्न धार्मिक विश्वासों के, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोग निवास करते थे। ये लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बनाया गया था। यानी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये ऑस्ट्रियाई साम्राज्य वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, ये जो है कई अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर, और इसमें कई जनसमूह शामिल थे, उनको जोड़कर ये बना हुआ था। जैसे यहाँ बताया गया है, इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। इस साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। यानी यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषा बोलने वाले प्रांत भी यहाँ शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। यानी कहने का मतलब ये था कि ये किसी न किसी सामंत के नियंत्रण में यहाँ के लोग खेती करते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल यहाँ पर यही था कि सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। इन सभी सम्राट के अधीन थे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है उसमें डिफरेंट समूह के लोग निवास कर रहे हैं, और इन सब के बीच में कॉमन बात यह है कि ये सब अपने शासक के अधीन हैं, अपने शासक की गुलामी करने के लिए मजबूर हैं।
अब देखिए यहाँ पर है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस की क्रांति से उपजे हुए विचार हैं, जब वो शिक्षित वर्ग में पहुंचे हैं तो शिक्षित वर्ग ने आवाज़ उठाई है। तो ऐसे करके एक नए मध्य वर्ग का यहाँ पे विकास हुआ है। यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। हालांकि संख्या के लिहाज से इनका एक छोटा सा समूह था। कुलीन का मतलब जो लोग प्रशासनिक कार्यों में शामिल थे, जो लोग शासक को सहयोग करते थे, वो सब लोग कुलीन वर्ग में आते थे। ये जो है ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए और उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। हालांकि यूरोप में जनसंख्या का जो अधिकांश हिस्सा था वो कृषक लोगों का था। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार का मतलब आप जानते हैं किराए पर खेत लेकर खेती करना। तो पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार थे और छोटे काश्तकार खेती करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में जो भूमि थी ये विशाल जागीरों में बटी हुई थी। यहाँ पे जागीरदारों की जमीनें थी जिस पर भूदास खेती करते थे, यानी यहाँ पर जो कृषिदास हैं वो उनके द्वारा खेती की जाती थी। देखिए जब यहाँ पर औद्योगिकरण का विस्तार हुआ है तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप यहाँ पर नए सामाजिक समूह भी उभरकर सामने आए हैं, जैसे श्रमिक वर्ग के लोग या मजदूर वर्ग के लोग। तो श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई है उसके बाद फिर यूरोप के अन्य देशों में भी औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक नया वर्ग उभरकर सामने आया है। एक तो मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग, और यहाँ पर जो उद्योगपति थे, जो व्यवसायी थे, वो उभरकर सामने आए हैं, जो कि मध्य वर्ग में शामिल हुए हैं। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। देखिए जब यहाँ पर कुलीन विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकता का जो विचार है या राष्ट्रवाद का जो विचार है वो केवल मध्य वर्गों के बीच में या फिर जो शिक्षित वर्ग है उसके बीच में ही फैला है। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी जो उदारवादी लोग थे उनके लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यहाँ पे उदारवाद के बारे में बताया गया कि उदारवाद यानी कि ये शब्द जो है लिबरलिज्म, ये शब्द लातिन भाषा का एक शब्द है, लिबर, इस पर आधारित है। और लिबरलिज्म का अर्थ होता है आज़ाद, यानी यहाँ पर लातिन भाषा में लिबर का अर्थ होता है आज़ाद। जो नए मध्य वर्ग उभरकर सामने आए थे तो नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी यहाँ पर उस समय उदारवाद का मतलब लोगों के मन में यह था कि व्यक्ति की आज़ादी हो और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। अब देखिए यहाँ पर भी एक बात स्पष्ट करनी चाहिए, यूरोप में भले उदारवादी कह रहे हों कि व्यक्ति को आज़ादी मिले, कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टार्टिंग में मताधिकार सबको नहीं दिया गया था। मताधिकार केवल संपन्न लोगों को दिया गया था। यानी मताधिकार से यहाँ पर गरीब लोग वंचित रहे थे, महिलाएं वंचित नहीं थी। भले ये लोग बात कर रहे हो, आज़ादी की बात कर रहे हो, कानून के समक्ष बराबरी की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी सभी को समान अधिकार नहीं मिले थे। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यानी जो बात मैंने बताई वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। यानी ये सभी लोग मताधिकार, सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के फेवर में नहीं थे, केवल और केवल संपन्न लोगों को ही मताधिकार मिला हुआ था। आर्थिक क्षेत्र में देखिए यहाँ पर उदारवाद न केवल राजनीतिक व्यवस्था में आया है बल्कि यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में भी आया है। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। अब चूंकि यहाँ पे मध्य वर्ग भी उभर कर सामने आया है और मध्य वर्ग में उद्योगपति, व्यवसायी शामिल हैं, अब वो ये चाह रहे हैं कि हमारे व्यवसाय में भी उदारवाद लागू किया जाए ताकि जो शासक वर्ग का नियंत्रण है व्यवसाय में, बहुत ज़्यादा जो टैक्स देना पड़ता है, उन सबसे हमें छूट मिले ताकि व्यवसाय का विस्तार हो सके। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी गया है कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना जिसे जर्मन महासंघ कहा गया। और इस जर्मन महासंघ में प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। यानी यहाँ कहने का मतलब ये कि 39 राज्यों का महासंघ जरूर बन गया है, लेकिन इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा है और प्रत्येक की अपनी नापतोल की प्रणाली थी। शुल्क यहाँ पर अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। यानी यहाँ पर जो 39 के 39 राज्य हैं, इनमें शुल्क जो है अक्सर वस्तुओं के वजन के आधार पर या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, जो कि अलग अलग थे। कपड़े को नापने का पैमाना यहाँ एले था और एले की लंबाई यहाँ पर हर प्रांत में अलग अलग होती थी, यानी घटती बढ़ती रहती थी। बाद के समय में यहाँ पर 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया है, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए हैं। और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया है और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी थी। यानी पहले यहाँ पर करीब 30 से ज़्यादा मुद्राएं थी। जब यहाँ पे जोल्वेराइन संघ स्थापित किया गया है तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे मुद्राओं की संख्या अब 2 कर दी गई है। यहाँ पे अलग अलग मुद्राएं नहीं है और यहाँ पर जो मानक हैं, यानी जो नापतोल के पैमाने, वो भी यहाँ पर लगभग एक जैसे बनाने की कोशिश की गई है।
अब देखिए यहाँ पर 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का अर्थ क्या होता है? रूढ़िवाद का अर्थ यह है कि एक राजनीतिक दर्शन है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब साफ साफ ये है कि जो व्यक्ति परंपरा या स्थापित संस्थान या जो रीति रिवाज होते हैं उन पर जोर देता है और तीव्र बदलाव की अपेक्षा जो क्रमिक और धीरे धीरे बदलाव को वरीयता देता है वो रूढ़िवादी माना जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी प्रसिद्ध परंपराओं मान्यताओं को मानता है और तीव्र परिवर्तन के फेवर में नहीं है बल्कि धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के फेवर में, उसे रूढ़िवादी कहा जाता है। तो 1815 के बाद नया रूढ़िवाद कैसे आया है वो बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1815 में नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में हार होती है, उसी के साथ नेपोलियन का शासन समाप्त हो जाता है। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। इन रूढ़िवादी ये मानते थे कि जो कुछ हमारी संस्थाएं हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, ये संस्थाएं यथावत बनी रहें। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। हालांकि ये बात भी एक्सेप्ट करते थे कि भले नेपोलियन ने जो कुछ सुधार किए हैं वो सुधार गलत नहीं है। अगर हमें लंबे समय तक राजशाही वाला शासन चलाना है तो हमें आधुनिकीकृत होकर चलाना पड़ेगा, हमने आधुनिक तरीके से चलाना पड़ेगा, तभी हम अपने विचारों को लंबे समय तक स्थापित करके रख पाएंगे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये लोग वियना में इकट्ठे होते हैं और वियना में इनकी जो सभा होती है वहाँ पर मिलकर ये लोग वियना संधि तैयार करते हैं, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। यानी कहने का मतलब यह है कि नेपोलियन ने यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन जब नेपोलियन की हार हो जाती है उसके बाद नेपोलियन की सत्ता खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के जो यूरोपीय शक्तियों के जो प्रतिनिधि हैं वियना में मिलते हैं, वियना संधि तैयार की जाती है और ये लोग चाहते हैं कि जो कुछ नेपोलियन के टाइम पे बदलाव किए गए थे वो बदलाव को खत्म कर दिया जाए। देखिए सम्मेलन की जो मेजबानी थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि 1815 की वियना संधि की मेजबानी या वियना संबंधी सम्मेलन जो हुआ है इसकी मेजबानी किसने की थी? ये चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। और इस संधि के तहत इस संधि ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल कर दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जिसमें वहाँ का जो बुर्बो राजवंश का शासक था लुई 16वां, उसको गद्दी से हटा दिया गया था। तो यहाँ पर वही बुर्बो राजवंश है। अब यहाँ पर क्या है कि नेपोलियन के जाने के बाद क्या किया, इन्होंने बुर्बो राजवंश को फिर से सत्ता में बहाल कर दिया है और फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन कब्जा किए गए इलाकों को खो दिया है। चूंकि अब नेपोलियन तो नहीं रहा तो ऐसे में नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था वो सब क्षेत्र आज़ाद हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर फ्रांस को इन्हें सीमित भी करना है ताकि फ्रांस भविष्य में अपना विस्तार न कर सके, तो फ्रांस की सीमाओं पर यहाँ पर कई राज्य कायम कर दिए गए हैं ताकि भविष्य में फ्रांस सीमाओं का विस्तार न कर सके। तो यहाँ पर फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य स्थापित इसी वजह से किए गए हैं ताकि भविष्य में फ्रांस की जो सेनाएं हैं वो आगे ना बढ़ सकें, आगे आने वाले जो भी प्रांत होंगे उन्हें रोक देंगे। इसी वजह से इसकी सीमाओं पर नए राज्य बसाए गए हैं। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमांट में जेनोवा जोड़ दिया गया। दक्षिण में पीडमांट वाले रीजन में जेनोवा जोड़ दिया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। देखिए जो वियना कन्वेंशन हुआ है 1815 का, इसके तहत जो प्रशासनिक सुधार हुए हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था चेंज हुई है, नए क्षेत्र उसमें जो घटाए गए हैं, तो यहाँ पर अब क्या किया गया, ऑस्ट्रिया वाला जो रीजन है, ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, तो ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया है। इसको जो उत्तरी इटली का नियंत्रण यहाँ पर सौंप दिया है। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे इन्होंने एज इट इज रखा है, बरकरार रखा है। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया है, यानी पूर्व में जो रूसी साम्राज्य है इसको पोलैंड वाला हिस्सा दे दिया गया है, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान कर दिया गया है। ये जो प्रसा है जो कि ऑस्ट्रिया में बाद में शामिल हो गया था, ये वाला रीजन प्रसा वाला रीजन है ना, जर्मनी में बाद में शामिल हो गया था, इसको जो है सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान कर दिया गया है। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। देखिए वियना कन्वेंशन के बाद जो कुछ भी शासन व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं वो सब रूढ़िवादी थी, यानी उदारवादी नहीं थी, राष्ट्रवादी नहीं थी, वो रूढ़िवादी तबके की थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। यानी इनका मानना यह था कि अगर हमें लंबे समय तक शासन चलाना है तो अपने शासन में आधुनिक पद्धति को अपनाना है,
आधुनिक तरीके से हथियारों का इस्तेमाल करना है, नई पद्धति से सेना का विकास करना है और इस तरह की व्यवस्था कायम रखनी है ताकि जो फ्रांसीसी क्रांति के विचार हैं वो दोबारा ना पनपे, दोबारा कोई क्रांति ना हो। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा जो था वो प्रेस की आज़ादी थी। यानी जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे प्रेस को आज़ाद कर दिया जाए ताकि ये लोग अपने विचारों को प्रसारित कर सकें, अपने विचारों को मुद्रित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अब है क्रांतिकारी, यानी इस समय क्रांतिकारियों का क्या हुआ। जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे यानी क्रांतिकारी जो लोग थे वो क्या सोच रहे थे वियना संधि के बाद, तो उनकी स्थिति यहाँ बताई गई है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 1815 के बाद जो भी सरकारें स्थापित की गई वो सब रूढ़िवादी सरकारें थीं। तो रूढ़िवादी और उदारवादी राष्ट्रवादियों का टकराव होना स्वाभाविक था। तो रूढ़िवादी सरकारों ने जो उदारवादी राष्ट्रवादी खेमा था उसका जमकर दमन किया। तो ऐसे में अनेक उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे ये अंडरग्राउंड हो गए, यानी भूमिगत हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन उभर के आ गए, क्योंकि ये लोग चोरी छिपे अपनी गतिविधियां चला रहे थे। तो ऐसे में इनके गुप्त संगठन काम करने लगे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। उस समय जो क्रांतिकारी हैं उनका मतलब ये था कि जो व्यवस्थाएं वियना कन्वेंशन के बाद स्थापित की गई उनका विरोध करने वाले लोगों को क्रांतिकारी कहा गया है। देखिए ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ये मानते थे कि अब यहाँ पर राष्ट्र राज्य स्थापित होने चाहिए, ये राजतंत्र जो हैं इनको उखाड़ फेंक देना चाहिए। यानी ये लोग राष्ट्र राज्यों के हिमायती थे। इटली का क्रांतिकारी है जिसका नाम है ज्यूसेपी मेस्सिनी, आपके सामने चित्र लगाया गया है, ये ज्यूसेपी मेस्सिनी है। इसका जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। यानी कार्बोनारी नामक संगठन था उसका ये सदस्य बन गया था। 24 साल की एज में, 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया, उसे देश से निकाल दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली। देखिए मार्सेई में यंग इटली संगठन की स्थापना 1831 में की गई है। और दूसरा है बर्न में यंग यूरोप, इसकी स्थापना 1834 में की गई है। हालांकि आपकी किताब में डेटा जो गलत दिया गया है, अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो ये 1834 ही है। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। यानी इसने 2 संगठन बनाए थे, एक तो यंग इटली था और दूसरा था यंग यूरोप। तो इसमें शामिल कौन कौन से लोग थे? पोलैंड के लोग थे, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के जो उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे उसमें शामिल थे। मेसिनी का ऐसा विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। यानी इनका मानना यह था कि भाई ईश्वर भी ये चाहते हैं कि राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई बने, कोई राजतंत्र मनुष्य की प्राकृतिक इकाई ना हो बल्कि राष्ट्र ही बने। मेसनी के द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। यानी इनके जो विचार थे, इनके विचारों को लोगों ने समर्थन दिया। बहुत जल्दी लोग इनसे जुड़ने लगे हैं। तो इन्होंने जो विरोध किया है, उस विरोध के चलते क्या हुआ है, जो कई लोग थे, कई उदारवादी खेमे के लोग थे, इनसे प्रभावित हुए, इनसे जुड़ गए हैं, इनके संगठनों के साथ जुड़ के काम करने लगे हैं। तो ऐसे करके मेसनी ने क्या किया है, जो रूढ़िवादी खेमे के लोग हैं उनको हराना स्टार्ट कर दिया है। उसी समय जो यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं चांसलर जिसने वियना कन्वेंशन की अध्यक्षता की थी, तो मेटरनिक ने इसे जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। यानी कि इन्होंने क्या है, मेसनी को उस समय मेसनी के ऊपर टिप्पणी की है और ये आरोप लगाया है कि मेसनी जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब है क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं वियना कन्वेंशन के बाद रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया गया था। तो रूढ़िवादी शासक जो थे अपनी ताकत को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने में लगे हुए थे ताकि देश में किसी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधि फिर से संपन्न ना हो सके। इधर जो उदारवाद और राष्ट्रवादी समर्थक थे ये भी सक्रिय थे। ये लोग भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी करके जो रूढ़िवादी शासक हैं इनकी सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा है। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहां पर उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा था। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। यानी यहाँ पर उदारवादी और राष्ट्रवादियों में शिक्षित मध्यवर्गीय तबके के लोग शामिल थे, जिसमें कि स्कूल कॉलेज के शिक्षक शामिल थे, छात्र शामिल थे, प्रोफेसर वगैरह शामिल थे, वकील वगैरह शामिल थे। ये सब लोग इसमें शामिल थे। यहाँ पर जो प्रथम विद्रोह है ये फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1815 की जो वियना कन्वेंशन हुआ, वियना संधि हुई है, उसके तहत बुर्बो राजवंश के शासक को यहाँ पे गद्दी सौंप दी गई थी। लेकिन जब यहाँ पे जुलाई 1830 में विद्रोह हुआ है तो यहाँ के क्रांतिकारियों ने क्या किया है, इस शासक को फिर से उखाड़ फेंका है। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र यहाँ स्थापित किया है
जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। अब देखिए फिर से यहाँ पर जो ड्यूक मेटरनिक है, इसने फिर से एक बार टिप्पणी की थी। इसने कहा है कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि उस समय फ्रांस जो था क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन चुका था, और फ्रांस में कुछ भी गतिविधि होती थी तो उसकी भनक पूरे यूरोप में पड़ जाती थी, और पूरे यूरोप में फिर गतिविधियां स्टार्ट हो जाती थी। तो इसी वजह से ड्यूक मेटरनिक ने टिप्पणी की है कि जब भी फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। देखिए यहाँ पर 1930 की जुलाई में जो क्रांति हुई है, इस क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क उठा है, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई क्रांति जो यहाँ पर फ्रांस में हुई है, वो क्रांति देखते हुए ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया है। इसके बाद क्या हो, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया है। दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना यूनान का स्वतंत्रता संग्राम थी। देखिए जब फ्रांस में स्टार्टिंग हुई है तो उसके बाद फिर यूनान में भी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो जाता है। यूनान के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए आप देख पा रहे हैं, ये यूनान वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आप देख रहे हैं यूनान ग्रीस वाला हिस्सा है। तो 15वीं सदी के बाद से यूनान जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का अभिन्न अंग था। यानी ऑटोमन शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो 15वीं सदी के बाद ये यूनान जो था ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से जो यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष है, ये भी स्टार्ट हो गया है, और ये संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया है। भाई यूनानी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इन्हें भी लगने लगा है कि भाई हमें भी अब आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहिए। तो इन्होंने भी 1821 से अपना संघर्ष स्टार्ट कर दिया है। यूनानी राष्ट्रवादियों को निर्वासित यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला है, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति, देखिए प्राचीन यूनानी संस्कृति को हेलेनिज्म कहा जाता है, इसके प्रति सहानुभूति रखते थे। यानी कहने का मतलब ये था कि जो लोग यूनानी संस्कृति के फेवर में थे, जो लोग यूनानी संस्कृति को प्रेम करते थे, तो उन सब लोगों ने क्या किया है, यूनान को समर्थन देना स्टार्ट किया है कि भाई यूनान भी अब आज़ाद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो कवि वगैरह हैं या फिर जो लेखक वगैरह हैं, वो इस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े हैं। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहाँ 1824 में बुखार से इनकी मृत्यु हो गई। यानी कई ऐसे कवि थे, कई ऐसे लेखक थे जो यूनान के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पण रखते थे। तो ये लोग भी यूनान को आज़ाद करवाने वाली लड़ाई में खुद से शामिल होने गए हैं। तो यहाँ पर एक अंग्रेज कवि हैं लॉर्ड वायरन, इनका भी नाम आता है। इन्होंने धन इकट्ठा किया है और यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए गए थे, जहाँ पर इनकी बुखार से मृत्यु हो जाती है। अंततः क्या होता है, 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। यानी यहाँ 1832 में कुस्तुनतुनिया की एक संधि होती है, जिसके तहत यूनान को एक स्वतंत्रता फिर से प्राप्त हो जाती है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? 1832 में स्वतंत्र हुआ। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना का मतलब क्या है? रोमांटिज्म। यानी यहाँ के कवियों ने जो रोमांटिज्म की परंपरा स्थापित की थी, तो उस परंपरा ने स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित किया है, कैसे राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में मदद की है, उसके बारे में चर्चा की गई है। रूमानी का मतलब क्या है? रोमांटिक का मतलब जानते ही हैं कि स्वच्छंद होकर अपने विचारों को प्रसारित करना, स्वच्छंद होकर अपने विचारों को लिखना। तो यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए, किसी भी देश में, चाहे भारत हो, दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ का जो कल्चर होता है ना, उसका एक अहम रोल होता है। अगर हम लोग अपने भारतीय लोगों से अपने कल्चर को लेकर आह्वान जब करते हैं, तो भले ही हम कितनी भी जातियों में, कितने वर्गों में क्यों ना बटे हों, हम लोग एकजुट हो जाते हैं। तो यहाँ पर रूमानी कल्पना ने इसी तरह से काम किया। रूमानी कल्पना ने अपने जो अतीत के जो विचार थे, अपने जो कल्चर के जो विचार थे, उनको फिर से प्रसारित किया और जनता जो थी जुड़ती चली गई। तो राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। यानी इन्होंने जो तर्क वितर्क थे कवियों ने, इन सब की आलोचना की है। इनका मानना यह था कि हमारी जो भावनाएं हम अपने कल्चर के प्रति हैं, हम अपने संस्कृति से सदियों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे करके इन्होंने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लोगों को प्रतिबद्ध किया है, स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए लोगों को जागरूक किया है। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड, तो योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया है कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। देखिए इसके आम, यहाँ के कॉमन पीपल को दास वोल्क कहा जाता है जर्मन में, जर्मन भाषा में दास वोल्क लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, खास करके अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इसी में जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड का भी नाम आता है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूरोप में भी क्रांतियों से पहले यहाँ के जो लोग थे भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोलते थे।
उनके अपने अपने लोक साहित्य थे, अपनी अपनी परंपराएं और रिवाजें थीं। तो यहाँ पर रूमानी कल्पना में क्या किया गया है, स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया है और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। देखिए, इसका साफ सा रीजन ये है, अगर हम भारत से कंपेयर करें तो भारत में भी आप लोग जानते थे कि जिस समय हमारे यहाँ संघर्ष चल रहा था, जिस समय हमारे यहाँ हम लोग अंग्रेजों से जूझ रहे थे, उस समय भारत का एक बड़ा तबका शिक्षित नहीं था। तो वहाँ पर उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया, स्थानीय जो परंपराएं थी, स्थानीय जो लोकगीत वगैरह थे, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया, उनके माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया कि अंग्रेज हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर भी हुई हैं। यहाँ पर भी क्या किया गया, स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया है। जो लोक साहित्य हैं, लोक साहित्यों की वजह से लोक साहित्यों को बढ़ावा दिया गया है और लोक साहित्यों के जरिए जो यहाँ पर जो कुछ भी गलत हो रहा था, जो कुछ भी यहाँ निरंकुश शासन चल रहा था, उसका विरोध किया गया है। 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने पोलैंड का विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। यानी यहाँ पर जो पोलैंड के निवासी थे, जो कि सदियों से वहाँ पे रहते आ रहे थे, इनका अपना संगीत था, अपनी भाषा थी, तो इन्होंने अपनी जो राष्ट्रीय भावना थी इसके जरिए ये यहाँ पे जारी रखी है, जीवित रखी है। कैरोल कुर्बिस्की, इन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा, देखिए ओपेरा संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक नाटक टाइप होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, कई मूवियों में आपने देखा होगा ओपेरा शो होते हैं, तो वहाँ पर गायन शैली के माध्यम से कहानी को बताया जाता है। तो ओपेरा एक विधा है जिसमें गायन शैली के माध्यम से किसी कहानी को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। अब चूंकि पोलैंड को तो यहाँ पर विघटन कर दिया, पोलैंड का विभाजन कर दिया, लेकिन फिर भी पोलैंड के जो लोग हैं उन्होंने अपने लोक संगीत, अपने लोक नृत्य, इन सब के जरिए अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया है, ये राष्ट्रीय पहचान बना दी है। अब देखिए, जब रूस ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया है, उसके बाद रूस ने कोशिश की है कि कैसे भी करके रूसी भाषा को हर जगह लागू किया जाए, लादा जाए। तो रूस ने बलपूर्वक यहाँ पर उपाय भी निकाले हैं, जैसे यहाँ के स्कूलों में जबरन रूसी भाषा अप्लाई की है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने जमकर विरोध किया है। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, हालांकि ये विद्रोह कुचल दिया गया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा पोलिस में देने की वजह से बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को साइबेरिया की जेल में डाल दिया गया है। यानी रूसी नियंत्रण में रूसी शासक ये चाहते थे कि यहाँ पर केवल और केवल रूसी भाषा में ही शिक्षा दी जाए, रूसी भाषा में ही यहाँ पर जो भी चर्च के आयोजन हो, धार्मिक शिक्षा हो, ये सब रूसी भाषा में दी जाए। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो थे अपनी पोलिस भाषा छोड़ने को तैयार नहीं थे। पोलिस भाषा जो थी वो रूसी विरोध के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप में देखी जाने लगी। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। देखिए, यूरोप में औद्योगिकरण के विस्तार के बाद जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। यानी 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या जो थी रोजगार की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक थी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, उस समय के यूरोप में अधिकतर लघु और कुटीर उद्योग धंधे संचालित होते थे, लेकिन चूंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई है तो औद्योगिक क्रांति होने से इंग्लैंड में बड़े बड़े कपड़ा मिल स्थापित किए गए हैं। कपड़ा मिलों में बनने वाला जो कपड़ा था वो तो क्वालिटी में तो अच्छा था ही, साथ ही साथ यहाँ पर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने की वजह से कपड़े की जो कीमतें थी वो काफ़ी कम थी। तो ऐसे में जब इंग्लैंड की मशीनों का बना हुआ कपड़ा यूरोप में फैलने लगा है तो यूरोप के जो लघु कुटीर उद्योग धंधों से बना हुआ कपड़ा जो था उसके सामने टिक नहीं पाया है। तो ऐसे में लघु कुटीर उद्योग धंधे जो थे उनको भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक जो हैं सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। लेकिन कहने का मतलब ये कि जहाँ जहाँ पर अभी भी यूरोप में कुलीन वर्ग सत्ता संभाल रहे थे वहाँ भी सामंती व्यवस्था फैली हुई थी। तो सामंती व्यवस्था में एक तरह से किसान भूदास की भूमिका निभा रहे थे और तरह तरह की बेगार की जो भूमिका है, तरह तरह के बेगार वाले काम वो भी करने को मजबूर थे। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे लेकिन दाम बहुत कम देते थे। 1848 में खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया है। इन 1848 में इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है कि यहाँ पर फ्रांस के लोग एक बार फिर से पेरिस की सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ के शासक को इन्होंने भागने पर मजबूर कर दिया है। राष्ट्रीय सभा ने यानी नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए
21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया है और काम के अधिकार की गारंटी दी है। क्योंकि यहाँ के लोग लगातार हड़ताल कर रहे थे, लगातार यहाँ के लोग विद्रोह कर रहे थे, तो ऐसे में लुई फिलिप तो भाग गए हैं। तो राष्ट्रीय सभा ने एक बार फिर से गणतंत्र की घोषणा की है और ये कहा है कि 21 साल से ऊपर सभी जो वयस्क पुरुष हैं इनको मताधिकार प्रदान करते हैं और काम के अधिकार की गारंटी देते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है सरकारी स्तर पर भी मिल वगैरह स्थापित करवाई हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आगे है 1848 उदारवादियों की क्रांति। आपने यहाँ तक तो देख लिया है कि 1848 में हालात जो थे काफ़ी ख़राब थे। एक तरफ भुखमरी और बेरोजगारी का आलम था, तो पेरिस में लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह भी कर रहे थे। ऐसे में लुई फिलिप को भागना पड़ा है और लगभग पूरे यूरोप की स्थिति ऐसी बनी हुई थी, लोग भुखमरी बेरोजगारी से जूझ रहे थे। ऐसे में उदारवादियों के सामने फिर से एक अवसर था कि वो फिर से प्रयास करें और निरंकुश सत्ताशाही को हटाकर प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना करें। तो यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, तो वहां के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ दिया। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या है कि एक राज्य के जितने भी हिस्से हैं उन सबको जोड़कर एक राज्य की स्थापना करें। और संविधानवाद का मतलब ये है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के नियमों के अनुसार चलाया जाए। जर्मनी के राजनीतिक संगठनों के 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में आयोजित संसद में एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। यानी इन्होंने संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप यहाँ पर तैयार किया है। और इस राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की है, जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी यहाँ पर इन्होंने जो ये प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इन्होंने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया है और इन्होंने जो है प्रसा का राजा है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इससे ये गुजारिश की है कि हम आपको ताज पहनाते हैं, आपको अपना शासक घोषित करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि आपको संसद के अधीन रहना होगा, संसद के अकॉर्डिंग आपको अपना शासन चलाना होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो है इसको ये मांग मंजूर नहीं थी, इसने इस मांग को सिरे से नकार दिया है। परंतु राजा ने उसे अस्वीकार करके उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अंत में क्या होता है, अंत में सैनिकों को बुलाया गया है और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई है। यानी अंत में क्या किया है, जो शासक है, शासक ने अपने सैनिकों को बुलाया है और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको मार मार के भगा दिया है। ऐसे करके असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि महिलाओं को लेकर भी बताया गया कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्या महिलाओं को अधिकार मिल गए थे। हालांकि महिलाएं जो थी काफी लंबे समय से अपनी आवाज उठा रही थी, आंदोलनों में शामिल हो भी हो रही थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को बराबरी या समानता या फिर मताधिकार हासिल नहीं हुआ था। मताधिकार उन्हें काफी संघर्ष के बाद हासिल हुआ। तो यहां पर वही चीज बोली भी गई है कि उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा एक विवादास्पद मुद्दा था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने जो है अपने अधिकारों के लिए अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार निकाले और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की ताकि उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिल सके। यहां पर एक महिला का नाम दिया गया है और ये महिलाएं लुइजे ऑटो पीटर्स, ये एक राजनीतिक कार्यकर्ती थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। नारीवादी का मतलब जो नारियों के लिए काम करे और नारी और पुरुष में भेद ना करे, यानी कि पुरुषों के समान ही नारियों का उत्थान करे। हालांकि जो रूढ़वादी तबके थे, रूढ़वादी जो ताकतें थी, ये लगातार उदारवादी आंदोलनों को दबाने के पक्षधर में थी। इनका मानना यह था उदारवादी तबके को फिर से कुचला जाए। तो हालांकि जो रूढ़वादी ताकतें हैं 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाई। जैसे पुरानी जो व्यवस्था थी, निरंकुश शासन वाली व्यवस्था थी, उसको बहाल नहीं कर पाई, क्योंकि इन्हें अब लगने लगा था कि उदारवादी सक्रिय हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि उदारवादी संतुलित बने रहें, उदारवादी फिर से उदारवादियों को गुस्सा ना भड़के। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे, क्योंकि इनके सामने मजबूरी थी, उदारवादी भी खेमा भी सक्रिय है। तो ऐसे में पुरानी वाली व्यवस्था तो लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास ये किया है कि कुछ ऐसा लागू करेंगे जिससे कि उदारवादी खेमा भी शांत बना रहे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। ये यहाँ पे बहुत बड़े सुधार हुए हैं। यहाँ पे भूदासत्व समाप्त कर दिया गया, यानी कृषि मजदूर थे वो समाप्त कर दिया, कृषि मजदूरी अब नहीं होगी, कृषि दासत्व यहाँ पर नहीं होगा। और जो बंधुआ मजदूरी थी, बंधुआ मजदूरी का मतलब है एक तरह के बेगार, जिन यहाँ पर लोगों को कहीं पर हम लोग रोक कर रख लेते हैं या एक जगह बंद करके रखते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा
भारत में भी कई बार क्या होता है, मानवाधिकार वाले कई भट्टों से, ईंट भट्टे जो होते हैं, वहां से बंधुआ मजदूरों को आजाद कराते हैं। बंधुआ मजदूरों का मतलब यह है कि हमने किसी व्यक्ति को पकड़ के बिठा लिया है, उससे जबरन हम काम करा रहे हैं, उसको काम के बदले कोई पैसा भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज यहां पर थी कि यहां पर एक तो भूदास समाप्त कर दिया गया, यानी जो खेती से जुड़े हुए दास थे उनको अब आजाद कर दिया गया, अब कोई भूदास नहीं होगा, और बंधुआ मजदूरी की प्रथा जो थी वो भी समाप्त कर दी गई। देखिए यहां पर नारीवाद और विचारधारा का अर्थ बताया गया है। नारीवाद का अर्थ है स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। यानी कहने का मतलब यह है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देना। विचारधारा का मतलब क्या है? एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह, इसको विचारधारा कहा जाता है। अब है जर्मनी और इटली का निर्माण। तो सबसे पहले हम लोग जर्मनी का निर्माण देखेंगे। जर्मनी सेना राष्ट्र की निर्माता, यानी जर्मनी का निर्माण सेना के द्वारा हुआ है, तो सेना राष्ट्र की निर्माता। देखिए 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा है। कहने का मतलब यह है कि लोगों का मुंह राष्ट्रवाद के नाम से हटने लगा था। लोगों को समझ में आने लगा था कि उनके साथ राष्ट्रवाद के नाम से धोखाधड़ी हुई है। राष्ट्रवाद का विचार प्रसारित करके कुछ लोग सत्ता में आ गए हैं, और सत्ता में आने के बाद फिर से वो लोग निरंकुश हो गए हैं। तो लोगों का जो है राष्ट्रवाद से मोह भंग होने लगा है। उदारवादियों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया है। हालांकि इनकी यह पहल जो है राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी है। इसके पश्चात प्रसा ने जो है राष्ट्रीयकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया है। देखिए आप देख पा रहे हैं प्रसा वाला क्षेत्र है, ये पूरा रीजन आप बैगनी बैगनी आप देख रहे हैं, प्रसा वाला रीजन है ना, ये प्रसा वाला पूरा रीजन है। तो बाद में फिर प्रसा जो है आगे उतर के आया है, और प्रसा ने जो राष्ट्रीयकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया है। प्रसा का प्रमुख मंत्री जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। यानी यहाँ पर प्रसा का एकीकरण करने के लिए यहाँ का प्रमुख मंत्री है ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसने प्रसा की सेना की और वहाँ की नौकरशाही की मदद ली ताकि राष्ट्र का एकीकरण हो सके। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई है और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई है। 18 जनवरी 1871 में वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में एक समारोह में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है। तो ऐसे करके प्रसा जो है जर्मनी में कन्वर्ट हो गया है। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रसा कहाँ है, तो प्रसा जो है जर्मनी के भीतर ही है ना। बाद में इसका नाम जर्मनी हो गया है, यानी पूरा का पूरा जो प्रसा आप देख रहे हैं, प्रसा वाला इलाका, ये जर्मनी में आ गया है। इसके बाद है इटली। देखिए इटली जो है 19वीं सदी के मध्य में 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक में, इस सार्डिनिया पीडमॉन्ट में, एक इतालवी राजघराने का शासन था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सेवोई सार्डिनिया है, सार्डिनिया पीडमॉन्ट है, इसी में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग जो है ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। इसका जो उत्तर वाला पार्ट है ये ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। इसका जो मध्य वाला हिस्सा है पीपल राज्य, यहाँ पर पोप का शासन था। और दक्षिणी क्षेत्र जो है स्पेन के बुरो राजाओं के अधीन था। जो दक्षिण वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र बैगनी में, ये स्पेन के बुरो राजाओं के अधीन था। 1830 के दशक में जूसेपे मेस्सिनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। देखिए जूसेपे मेस्सिनी यहाँ का क्रांतिकारी था और इसने 1830 के दशक में कोशिश की थी कि कैसे भी करके इटली का एकीकरण हो जाए। इसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यंग इटली की स्थापना जो 1831 में की गई थी। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। यानी यहाँ पर 1831 से लेकर 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुए हैं ये असफल रहे हैं। तो बाद के समय में युद्ध के जरिए इन सभी राज्यों को एकीकृत करने की जो जिम्मेदारी है सार्डिनिया पीडमॉन्ट के यहाँ के शासक हैं विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इन पर आ गई है। कैसे भी करके इन्हें पूरे राज्य को एकीकृत करना है। इनके जो मंत्री हैं प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो ये क्रांतिकारी था, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सार्डिनिया पीडमॉन्ट राज्य के शासक हैं विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इनकी यहाँ पर इच्छा यही थी कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो। तो इन्होंने इस आकांक्षा से ये विस्तार नहीं किया कि कैसे भी करके देश एक हो जाएगा, देश एकीकृत हो जाएगा। इनका मानना यही था कि ज़्यादा से क्षेत्रों पर अपना कब्जा होगा तो अपने शासन को फैलाने में मदद मिलेगी। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे यहाँ के मंत्री काबूर का हाथ था, इससे सार्डिनिया पीडमॉन्ट 1859 में
ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। यानी ऐसे करके क्या हुआ कि इन्होंने एक फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि की है और उस संधि की वजह से ये लोग जो हैं, जो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग हैं, इनको हरा पाने में कामयाब हुए हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर जो नियमित सैनिक थे, इनके अलावा यहाँ पर कुछ और क्रांतिकारी हैं, जैसे कि एक क्रांतिकारी का नाम दिया गया है जूसेपे गैरिबाल्डी। इनके नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। यानी सार्डिनिया पीडमांट के जो शासक हैं, एक तो उनके सैनिक तो थे ही थे, इसके अलावा कुछ क्रांतिकारी समूह के लोग भी थे, क्रांतिकारी भी थे, जो कि स्वयं से इस युद्ध में शामिल हो गए थे। उन सबका लक्ष्य यही था कैसे भी करके इटली का एकीकरण हो जाए। तो यहाँ पर जूसेपे गैरिबाल्डी हैं, इनके नेतृत्व में भारी संख्या में सैनिक थे, सशस्त्र सैनिक जो कि स्वयंसेवक थे, वो भी इसमें शामिल हो गए थे। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके दक्षिण वाले प्रांत पर स्पेन के पूर्व शासकों का शासन था, तो ये जो है 1860 तक आते आते दक्षिणी इटली में घुस गए हैं और दो सिसिलियों के राज्य हैं उन्हें प्रवेश कर गए हैं। वहाँ के स्थानीय किसानों का समर्थन भी मिला है। ऐसे करके वहाँ के जो स्पेन के पूर्व शासकों को हरा पाए हैं। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आप पूरे बैगनी में देख पा रहे हैं, एकीकृत इटली है और ये 1861 में बना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ बताई गई है, इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। यानी यहाँ के अधिकांश निवासियों को नहीं पता था क्या हो रहा है। यहाँ के निवासियों को यही लग रहा था कि भाई शासक जो है अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा है। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है। उन्हें जो है उदारवादी राष्ट्रवादी की जो विचारधारा है, इससे लोग अवगत नहीं थे। इन्होंने जो है इटालिया के बारे में भी कभी नहीं सुना था। इटली जो नाम है, इसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे। ये मानते थे कि जो लाटालिया है, ये विक्टर इमैनुअल की पत्नी है। यानी इनका जो मानना ये था कि जो इटालिया लोग चिल्ला रहे हैं, ला इटालिया, जिसे हम लोग इटली आज कहते हैं, उन्हें लगता था कि भाई ये विक्टर इमैनुअल की पत्नी है, उन्हीं के नाम पर पूरे राष्ट्र का नाम रखा जा रहा है, ऐसा इनका मानना था। यहां पर जूसेपे गैरिबाल्डी के बारे में बताया गया है। देखिए, इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर है। इसका परिवार तटीय व्यापार में संलग्न था और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में इसकी मुलाकात जूसेपे मेसनी से हुई है और वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा है। 1834 में पीडमोंट के गणतंत्री विद्रोह में इसने भाग लिया है। हालांकि ये विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोह के कुचले जाने की वजह से इसे दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा है और वहाँ ये 1848 तक निर्वासन में रहा है। उसके बाद फिर से ये अपने देश वापस लौट आया है। 1854 में इसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को समर्थन दिया है। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, ये 1000 लोगों का एक अभियान का नेतृत्व किया है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कि एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 जो अभियान है, इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व जूसेपे गैरिबाल्डी ने किया था। ये जो है रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए हैं क्योंकि इन लोगों की वेशभूषा रेड शर्ट्स थी। अब देखिए, यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होंगी। भारत में भी आपको याद होगा लाल कुर्ती विद्रोह हुआ था, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। तो ये किसने चलाया था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था, आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में जो संघर्ष हुआ है, जो चीज़ें अपनाई गई हैं, वो सब हम लोगों ने यूरोप की क्रांति में जो चीज़ें हो चुकी थी वहाँ से अडॉप्ट की हैं। यानी हमारे यहाँ कुछ नया नहीं हुआ है, बल्कि हम लोगों ने यूरोप में जो पद्धति अपनाई गई थी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, वही पद्धति हमने भी अपनाई थी। तो आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ जो लाल कुर्ती विद्रोह 1930-31 के दशक में आपने देखा, 1930-31 में आपने देखा था, वो लाल कुर्ती विद्रोह इन्हीं से प्रेरित था। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। और वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी पहले से तैनात थी। तो शुरुआत में तो इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। फिर बाद में जब प्रशासनिक युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए हैं, तब जाकर ये लोग पेपल राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाए हैं। तो ऐसे करके पेपल राज्य अंततः इटली में शामिल हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर ब्रिटेन के बारे में जानेंगे। आपके सामने मैंने यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का मैप लगाया है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर यूके तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन कहाँ है? यानी ब्रिटेन तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, ये वाला, इस प्रायद्वीप में 3 अलग अलग राज्य हैं। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पर स्कॉटलैंड पड़ता है, बीच में यहाँ पर इंग्लैंड आ जाता है और साइड से यहाँ पे पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में वेल्स है। ये तीनों मिलकर जो ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, इसको ब्रिटेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। जब ग्रेट ब्रिटेन को नॉर्दर्न आइलैंड के साथ मिला दिया जाता है तो ये यूके बन जाता है। अक्सर पूछा भी जाता है परीक्षाओं में कि ब्रिटेन में कौन कौन से राज्य या स्टेट शामिल हैं।
और यूके में कौन कौन से प्रांत या स्टेट शामिल हैं, तो आप बता देंगे कि ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल है, और यूके में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स के अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। देखिए, ब्रिटेन के लोगों को लगता था कि ब्रिटेन पहले से ही एक राष्ट्र राज्य था। हालांकि ये बात सच नहीं है। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन वास्तव में एक राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों यानी अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी, और इन सभी जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। निर्जाति का अर्थ बताया गया है। निर्जाति का मतलब होता है एक साझा नस्लीय, जनजातीय सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि, जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसे निर्जातीय कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर चूंकि जो इंग्लैंड वाला पार्ट है, इसको आंग्ल राज्य भी कहा जाता है, अंग्रेजी राज्य भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे इंग्लैंड की ताकत बढ़ती गई है, धन दौलत बढ़ती गई है, सेना बढ़ती गई है, तो वैसे वैसे इसने क्या किया है, अपने द्वीप समूह के जो अन्य राज्य हैं उनको हथिया लिया है। तो इसने क्या किया है, इसने वेल्स पे भी कब्जा कर लिया है और स्कॉटलैंड पे भी कब्जा कर लिया है। जैसे जैसे इंग्लैंड की पावर बढ़ती गई है, तो इसने क्या किया है, अपने अड़ोसी पड़ोसी जो द्वीप के राज्य थे उनको अपने कब्जे में ले लिया है। और एक लंबे टकराव संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। ऐसे करके यहां पर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है जिसके केंद्र में इंग्लैंड होता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन जो कि 1707 में हुआ था, इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पे अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा बना रहा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटानी संसद में मोस्टली इंग्लैंड के लोग थे, तो उनका ही दबदबा यहाँ पर बना रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीकों से दबाया गया। देखिए, स्कॉटलैंड के लोगों की अपनी अलग पहचान थी, अलग संस्कृति थी, लेकिन चूंकि जब इंग्लैंड ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है, तो इनकी पहचान, इनकी संस्कृति को इंग्लैंड वालों ने दबा दिया है। स्कॉटिश हाईलैंड के कैथोलिक निवासियों को, देखिए स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड के निवासी थे, उच्च भूमियों के जो निवासी थे, इनका जो धर्म था ईसाईयत की कैथोलिक शाखा से जुड़ा हुआ था। तो स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स के कैथोलिक निवासियों को आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास करने पर इन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। यहाँ पे कई लोगों को मृत्यु के घाट भी उतार दिया गया, कई लोगों को देश निकाला भी कर दिया, देश से निकाल दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। यहाँ पर इंग्लैंड ने इतना अत्याचार किया कि जो स्कॉटिश लोगों की खुद की गैलिक भाषा थी या इनकी जो राष्ट्रीय पोशाक थी, उसको पहनने पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। अब देखिए, बात करते हैं आयरलैंड देश की। आयरलैंड के दो पार्ट हैं, एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड है, दूसरा है दक्षिणी आयरलैंड, यानी जिसको आयरलैंड कहा जाता है। आयरलैंड देश जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। देखिए, इंग्लैंड में जो है प्रोटेस्टेंट वर्ग को मानने वाले लोग रहते हैं, प्रोटेस्टेंट धार्मिक समुदाय को मानने वाले लोगों का बहुतायत ज्यादा है। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। यानी कि इंग्लैंड वाले स्टार्टिंग से ही प्रोटेस्टेंट के समर्थक में थे, तो इन्होंने क्या किया है कि जो आयरलैंड वाला रीजन है, आयरलैंड वाले रीजन में चूंकि यहाँ पर कैथोलिक लोग ज्यादा थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की है कैसे भी करके प्रोटेस्टेंट का दबदबा कैथोलिक के ऊपर जम जाए। वोल्फ टॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन यानी 1798 की अगुवाई में एक असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो आयरलैंड वाला रीजन है, इसको कैसे इन्होंने अपने नियंत्रण में लिया है, कैसे यूके का पार्ट बना है। तो यहाँ पर 1801 में आयरलैंड जो है, आयरलैंड का मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, इसके नियंत्रण में आ गया और ऐसे करके यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ है। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृत का प्रचार प्रसार किया गया, यानी अंग्रेजों ने केवल अपनी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृत का प्रचार प्रसार किया और बाद बाकी राज्यों की अपनी जो भी शैली थी, जो भी कल्चर था, उसको बिल्कुल दबा दिया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा यानी यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग, इसको खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। मातहत का मतलब केवल और केवल सहयोगी के रूप में रह गए। जैसे होता है ना, एक शासक को सहयोग करने वाले जो मातहत होते हैं, सामंत छोटे छोटे होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर ये अन्य जो राज्य थे, जो जिनके ऊपर इंग्लैंड ने अपना कब्जा जमा लिया था, वो सब इसके सहयोगी के रूप में रह गए केवल। अब है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि आप किसी शासक का चित्र बनाइए तो आप चित्र बना पाएंगे। आपसे कहा जाए कि पीएम मोदी का चित्र बनाइए तो आप पीएम मोदी का चित्र बना पाएंगे, क्योंकि मोदी को आपने टीवी में या अन्य जगहों पर देखा है। आपसे कहा जाए कि किसी
महिला का चित्र बनाइए, तो चूंकि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी महिलाओं को पूरे जीवन में देखा है, तो उस अवलोकन के आधार पर आप महिला का चित्र बना पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए किसी राष्ट्र का चेहरा बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? आपके सामने दुविधा आएगी, भाई राष्ट्र को चेहरे का रूप कैसे दें, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। जब 18वीं 19वीं सदी में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ, तो यहाँ पर राष्ट्र को एक मानव का रूप दिया गया, ताकि एक सामूहिक पहचान जाग सके, लोगों के अंदर एक राष्ट्र को लेकर एक सामूहिक भावना बन सके। इसलिए राष्ट्र को एक महिला का रूप दे दिया गया। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया। उन्होंने जिस नारी रूप को चुना वह असल में जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, यानी वास्तव में उन्होंने जिस नारी रूप को चुना वो वास्तव में कोई रियल महिला नहीं थी, लेकिन एक नारी का रूप चुन लिया था। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। भाई राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक अमूर्त रूप है, तो राष्ट्र के अमूर्त रूप को इन्होंने नारी के रूप में एक ठोस रूप प्रदान किया। आप लोगों को याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। तो वही नारी रूपक जो है अब राष्ट्र की 10 कल्पना बन गया था। स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है, और इंसाफ को एक ऐसी महिला की प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और तराजू लिए हुए है। आज भी आप लोगों को दुनिया भर की न्याय व्यवस्था में यही महिला देखने को मिलती है, जिसके हाथ में एक हाथ में तराजू है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। देखिए, फ्रांस में नारी रूपक को लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, यानी लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ऐसी जर्मनी में जो जर्मेनिया थी, ये जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। आपके सामने यहाँ पे जर्मेनिया का चित्र दिया गया है। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, यानी ये बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए है, क्योंकि जर्मन बलूत जो है ये वीरता का प्रतीक है। इसके एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में इसके जर्मन झंडा है। देखिए, यहाँ पे प्रतीकों के अर्थ बताए गए हैं। जैसे टूटी हुई बेड़ियां हैं, इसका अर्थ आज़ादी मिलना है। बादशाह कपज जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति है। बलूत पत्तियों का मुकुट जो है ये बहादुरी को दर्शाता है। तलवार जो है मुकाबले की तैयारी को दर्शाती है। तलवार पर लिपटी जैतून की जो डालियां हैं वो शांति की चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जो है ये 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा है, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक से प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें जो हैं ये एक नए युग का सूत्रपात करती हैं। तो ये कुछ प्रतीकों के अर्थ यहां पे बताए गए हैं। अब देखिए, आगे है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उदारवादियों ने राष्ट्रवाद की भावना का विकास इसलिए किया ताकि अधिकाधिक लोग जागकर देश को आज़ाद करा के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर सकें। हालांकि जो राष्ट्रवाद का जो विकास था वो अंत में साम्राज्यवाद के रूप में उभरकर सामने आया। साम्राज्यवाद का सामान्य सा अर्थ होता है कि अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना, यह साम्राज्यवाद है। जैसे कोई देश है, वो देश अपने आसपास के देशों पे कब्जा जमा ले तो साम्राज्यवाद है। जैसे चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसको साम्राज्यवादी नीति कहा जा सकता है। चाइना जो आप लोग देखते होंगे अधिक से अधिक क्षेत्रों पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, कुछ क्षेत्रों पे कब्जा भी जमा लिया, तो साम्राज्यवादी नीति है। तो यहाँ पर कैसे राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया वो चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। तो 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा और यह सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। यानी कहने का मतलब यह 19वीं सदी के अंतिम दौर में आते आते जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद का जो शुरुआत में स्वभाव था वो स्वभाव शुरुआत वाला नहीं रहा, बल्कि सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत ही बनकर रह गया। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। यानी यहाँ पर यूरोप की जो प्रमुख शक्तियाँ थी, प्रमुख यूरोप के जो देश थे, इन्होंने भी कोशिश की कि भाई हम अपने शासन का विस्तार करें, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करें। तो इन्होंने लोगों की भावनाएं जो हैं उनका इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत भौगोलिक और जाति भिन्नता वाला बाल्कन क्षेत्र था। देखिए, मैंने यहाँ पे बाल्कन क्षेत्र का मैप यहाँ पर दिया गया है, और ये बाल्कन क्षेत्र जो है लंबे समय तक संघर्ष का क्षेत्र रहा है। इसमें जो है आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो इसमें शामिल थे। तो ये बाल्कन रीजन है, और बाल्कन रीजन जो है लंबे समय तक जाति भिन्नता वाला क्षेत्र रहा है और ये संघर्ष का भी क्षेत्र रहा है। देखिए, इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, यानी यहाँ के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य है उसके नियंत्रण में इसका एक बड़ा हिस्सा था। जब देखिए रूमानी विचार या रूमानी राष्ट्रवाद के विचार जब फैले हैं तो विचार वो यहाँ भी फैले हैं। जब यहाँ पर ये विचार फैले हैं तो यहाँ के
जो भी इलाके थे उन इलाकों के लोगों ने अपना संघर्ष स्टार्ट कर दिया है, कैसे भी करके उन्हें ऑटोमन साम्राज्य से अलग होना है। तो ऐसे में उन्होंने जो अपना एक संघर्ष स्टार्ट किया है ताकि उन्हें ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता हासिल हो जाए। बाल्कन लोगों ने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। यानी इन्होंने अपने अतीत को फिर से दोहराया है, अतीत को खंगालना स्टार्ट किया, अपने इतिहास को देखना स्टार्ट किया और अपने इतिहास का गुणगान किया है। कभी हम आज़ाद रहे थे, आज़ाद मुल्क रहे थे, लेकिन फिर हमें बाहरी शक्तियों ने हम पे कब्जा कर लिया। हालांकि बाल्कन राज्य भले ही अड़ोसी पड़ोसी राज्य इनके थे, लेकिन फिर भी इनमें आपस में नहीं बनती थी, आपस में एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। और ये हर राज्य जो है अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। ये रोमानिया है या जो भी ये राज्य हैं बाल्कन वाले, ये अपने आप में अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। अपने राज्यों से, अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से प्रेम नहीं करते थे, बल्कि ईर्ष्या का भाव रखते थे। कोशिश करते थे कि जब भी मौका लगे अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों का जमीन हथिया सकें। देखिए बाद में क्या है, बाद में जो यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उन लोगों ने भी कुछ कुछ प्रयोग किए हैं। उन्होंने भी चाहा है कि कैसे भी करके इस विवादास्पद क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया जा सके। उन्होंने भी कुछ प्रयास किए हैं। तो रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। यानी ये सभी जो यूरोप की बड़ी शक्तियां थी ये चाहती थी कैसे भी करके बाल्कन रीजन पर इनका नियंत्रण स्थापित हो जाए। इससे क्या होता है, इससे इलाके में कई सारे युद्ध हुए हैं और अंततः प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। आप लोगों को पता होगा, इतिहास भी पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्टिंग भी जो है वो यहीं से हुई है, इस बाल्कन रीजन से हुई है। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, इन्होंने जो साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध किया है। क्योंकि यहाँ पर जो यूरोप की बड़ी शक्तियाँ थी ये अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रही थी और साम्राज्य विस्तार के तहत ये छोटे छोटे देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी। तो ऐसे में जहाँ जहाँ पर उपनिवेश इनके स्थापित थे उन उपनिवेशों ने इनका विरोध किया है। उनका कहना यह था कि एक साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाह रहे हैं। ये अपनी, इनका उद्देश्य जो है, इनका उद्देश्य साफ है कि अपनी सीमाओं का विस्तार करना है, भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करना है ताकि ये साम्राज्यवाद स्थापित कर सकें। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यानी हर तरफ, चाहे भारत हो या जो भी देश स्वतंत्रता संघर्ष के जूझ रहे थे, ये सभी इस आधार पर इनका विरोध कर रहे थे कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए। और अंत में राष्ट्र राज्यों के गठन को स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। और अंत में जो राष्ट्र राज्य हैं उनका गठन होना चाहिए, ये स्वाभाविक बात मान ली गई और सार्वभौमिक मान ली गई। यानी पूरी दुनिया में ये बात मान ली गई, हर देश को अधिकार है कि स्वतंत्रतापूर्वक अपना शासन चलाए। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से आप एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी के नोट्स में अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आप सबसे गुजारिश यही करूँगा कि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।